Chapter 2 From Hunting, Gathering to Growing Food। इस चैप्टर में बताया गया है आरंभिक मानव के बारे में कि वो अपना जो भोजन थे कैसे इकट्ठा किया करते थे। भोजन इकट्ठा करने से लेकर के वे उत्पादन तक कैसे कैसे पहुँचे, और वो जो थे वो इधर उधर घूमते क्यों थे, एक जगह स्थिर क्यों नहीं रहा करते थे। तो चलिए इस पूरे चैप्टर में हम बहुत ही संक्षिप्त तरीके से समझाने का आपको प्रयास करेंगे। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। इस पूरे पैरे में बताया गया है कि आखिर आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। वो जो आरंभिक मानव थे वो इस महाद्वीप में तकरीबन 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो जो आज भी हम उनको आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही हम उनको इस नाम से पुकारते हैं। ये जो आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक थे यानी कि हंटर गैदरर्स थे, समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण कि वे एक जगह पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहते थे, क्योंकि आसपास के पौधे, फल और जानवर को खाकर वो समाप्त कर लेते थे। तो इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा रीज़न था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते, तो इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है। और तीसरा कारण जो था वो ये कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में एक अच्छे मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में भी घूमते होंगे। चौथा रीज़न, सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी इधर उधर जाना पड़ता होगा। चलिए अब आपको बताते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो इस पैरे में बताया है कि कुछ के साथ जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो ऐसे अवशेष मिले वो थे, जैसे कि पेड़ों की छाल और जानवर की खाल जैसे अवशेष थे। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और वाड़ जैसे हथियार बनाए जाने वाले जैसे अवशेष मिले उनको, जिनसे कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती होंगी। साथ ही लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता होगा। समय जो आर्कियोलॉजिस्ट ने कई पुरास्थल और गुफाओं में ये जो है ढूंढा, जो कि भीमबेटका और आज के समय में हम इसे आधुनिक मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। वहाँ ऐसी कई पुरास्थल एवं गुफाएं, कंदराएं मिली हैं जहाँ लोग इन गुफाओं में रहा करते थे। वो इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो वहाँ ऐसी इन गुफाओं में ऐसे चित्रकला, ऐसे शैल चित्रकला हमें प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों के बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग यानी कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो इस दौरान जो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो जो ये शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। तो इस पैरे में ये जो है बता रहे हैं कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो साथ ही वे ये भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस तरह से वो धीरे धीरे फार्मर बन गए होंगे। तो इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया, उन्हें पालतू बनाया। और जो सबसे पहले जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था। कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूगर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ये ज़्यादातर घास खाते थे, इसलिए अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। चलिए अब देखते हैं डोमेस्टिकेशन के बारे में। ये डोमेस्टिकेशन यानी कि ये जो आरंभिक मानव की जो बसने की प्रक्रिया थी, डोमेस्टिकेशन थी, वो कैसे हुई। तो लोगों द्वारा पौधे उगाए गए जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को ही हम बसने की प्रक्रिया यानी कि डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से अलग होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में
अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चूज़ करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों को चयन करते थे जो जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, और उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई और वास्तव में जो आज हम भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। इसीलिए कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। अब देखते हैं इनकी जीवन शैली के बारे में। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था उनको, तो इसलिए उनको लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए होंगे, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है भंडारण भी करना शुरू कर दिया। स्थायी जीवन की ओर। चलिए इस पैरे में बताते हैं टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, यानी कि स्थायी जीवन की ओर। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पुरास्थलों पर, झोंपड़ियों पर और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि आज के वर्तमान में कश्मीर में है। वहाँ ऐसे बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। उन्हें एक ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। आर्कियोलॉजिस्ट को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। और नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण, डेकोरेशन भी किया जाता था और इन बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे ये लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दाल जैसे अनाज अब जो आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो इस तरह बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ये आपको इसमें पैरे में बताया है कि जो सूक्ष्म निरीक्षण किया गया मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में। तो ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। शायद ये वही स्थान माना जाता है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं जो आपको इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः स्टोरिंग के काम आते होंगे। तो मृत्यु के बाद सामान्यतः जो मरने वाले के रिलेटिव्स थे उनके प्रति रिस्पेक्ट जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ, मरने वाले के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें एक कंकाल के साथ बकरी का भी कंकाल रखा गया है। तो उनका ऐसी सोच होगी कि परलोक में मरने मृतक के खाने के लिए भी इंतज़ाम होना चाहिए, इसलिए उसको उसकी कब्र के साथ बकरी भी रखी गई है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। यह पुरास्थल की खोज यानी कि जो खोज की गई थी लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। तो इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूगर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से
बनाया गया था, यानी कि जो आयरन ओर थे और चारकोल से, तो इन चित्रों को उससे बनाया गया था। इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। जब कोई फेस्टिवल होता था तब इस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। तो ये हमने आपको जो है कुछ समरी बताई इस चैप्टर नंबर 2 की।